बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। इसके पहले बच्चों मैंने विस्कस फोर्स पढ़ाया था, लेकिन विस्कस फोर्स जो है यहां पे हम लोग बात करेंगे विस्कस फोर्स की ही। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया कि यहां पे जो विस्कस फोर्स है, उस फोर्स दो लेयरों के बीच में लगने वाला था। किसके किसके? दो लेयरों के बीच में, मतलब दो सरफेस आते थे। आई विल रिपीट, दो सरफेस के बीच में जो फोर्स था वो विस्कस फोर्स था और विस्कोसिटी निकाली थी, उसको गाढ़ापन कहते थे हम लोग, विस्कोसिटी बोलते थे, याद है ना। अब हम लोग बच्चों थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब हम लोग कोई फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, उसके बीच में चीज डाल, मतलब अंदर, मतलब यहां पे पूरा पानी है, पानी के अंदर एक बॉल डाल रहा हूं या स्पीयर डाल रहा हूं और स्पीयर आगे भाग रहा है। बात समझे? तो सब बाजू में, अब देखो सरफेस नहीं, सभी बाजू में क्या है? फ्लूइड है। पहले दो सरफेस के बीच में का जो फोर्स है उसको विस्कस फोर्स, और इस विस्कस फोर्स के जो प्रॉपर्टीज है उसको विस्कोसिटी कहा था। आज हम लोग बढ़ रहे बच्चों आगे स्टोक्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंस है भैया, बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। तो कब कौन सा फार्मूला लगाना है ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि F इज इक्वल टू ईटा ए। इसके पहले फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये फार्मूला लगा था। आज हम लोग यही फार्मूला जो विस्कस फोर्स का जो फार्मूला है यहां पे 6 पाई ईटा वी आर ये लगाने वाले हैं। अब बोलेंगे सर ये भी विस्कस फोर्स है, ये भी विस्कस फोर्स है, लेकिन ये कब लगाएंगे? दो लेयर रहे तो, क्या? दो सरफेस रहे तो। जैसे कि मैंने बोला इस पानी पे कोई बोट चल रही है हमारी, तो दो सरफेस है, देखो ये एक सरफेस, ये वाटर का सरफेस है। तब भैया बिंदास ये फार्मूला लगाओ, समझे? जब भी आप लोगों को इस पानी के अंदर ऐसा स्पीयर है, एक स्पीयर है, फीलिंग ला रहा हो, ये स्पीयर है और ये स्पीयर आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, उसका रेडियस r था, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, जूम। तो भैया ये फार्मूला लगाएंगे। सर ये फार्मूला कहां से आ गया, कैसे आ गया? चलो बात करने वाले, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये हमारा काम है भैया। बुक्स में तो आपको ये कंटेंट तो मिल रहे, कंटेंट मिलने से कुछ नहीं होता, नॉलेज इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है। बढ़ना आगे, चलो 1 2 3 4 5, चलो कर रहा हूं मैं स्टोक्स लॉ को। चलो देखो भैया, कोई भी अगर लिक्विड हो, अगर लिक्विड हो, फ्लूइड हो, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, अगर इस फ्लूइड में कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहले जनरल बात करेंगे, बाद में स्फीयरिकल शेप लेके बाद में बात करेंगे कोई बॉडी का। पहले क्या बोला मैंने? सिंपल सा कि एक फ्लूइड है, हो सकता है एयर हो, लिक्विड हो, गैस, जो भी मानना है मान लो यार, उसमें मैंने कोई तो बॉडी डाल दी अंदर। तो ये जो फोर्स है भैया किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो नंबर 1 करने वाला है, देखो सबसे पहले उसके शेप और साइज। ये स्फीयर है, रेक्टेंगल है, कैसे है? तो इसका सबसे पहले शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है? दूसरी बात क्या होगी? इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ठीक है ना? इसकी स्पीड कितनी है, इसका विस्कस फोर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है, कितना विस्कस फोर्स लगेगा। तो हमने देखा था दो सरफेस के बीच में वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। देखो भैया यही चीज है ना, सॉलिड में अलग होता, सॉलिड में ना तो उसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड होता, ना स्पीड के ऊपर डिपेंड होता। जैसे कि हमने एक बक्सा रखा था टेबल पे, इसको फोर्स लगाए तो ये वेलोसिटी v से भाग रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है म्यू के इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता था। ये सॉलिड में होती भैया आप चीज, लेकिन लिक्विड में अलग होता है। कल के लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा, विस्कोसिटी का लेक्चर देखो, बहुत डिटेल में मतलब नॉलेज दी है। बात समझ में आ रही है कि कोई भी चीज का जो विस्कस फोर्स है वो इसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी स्पीड कितनी है, जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना विस्कस फोर्स अपोज में लगता है, अपोज में, देखो ऐसे अपोज में लगता है। नंबर 3 जो चीज है वो है भैया को कितना गाढ़ा है,
कितना गाढ़ा है। जैसे कि लिक्विड कम गाढ़ा होता है और हनी बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। मतलब ये जो लिक्विड का नेचर कैसा, ऐसे बोलो, या फ्लूइड का नेचर बोलो। क्या बोलो भैया, एक जनरल बात कर रहे हैं, फ्लूइड नेचर, फ्लूइड कैसे नेचर का है। इन तीन चीजों के ऊपर विस्कस फोर्स हमारा डिपेंड करेगा। अगर नॉलेज लेना है तो इस चीज पे। हाँ, हम लोग अभी पर्टिकुलर स्टोक्स लॉ जो है बच्चों, ये लॉ ओनली एंड ओनली स्पेरिकल, क्या 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 क्या, स्पेरिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? जो स्पेरिकल शेप का अगर हमने स्पीयर ले लिया और लिक्विड में फ्लो किया या फ्लूइड में फ्लो किया, तब हम लोग विस्कस फोर्स निकालने वाले हैं। लेकिन एक जनरल बात देखी जाए तो ये विस्कस फोर्स बच्चों इसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है, इसके स्पीड के ऊपर डिपेंड है। स्पीड बढ़ने से विस्कस फोर्स बढ़ता है, इसके पहले का लेक्चर। एंड देन थर्ड वन भैया, यहां पे फ्लूइड का नेचर कैसा है। ये फ्लूइड कैसा है, गैस है, वाटर है, हनी भी है, या आपका गम है ना, या फेविक्विक है, बराबर है। तो ये सभी डिपेंड करने वाला है फ्लूइड के नेचर के ऊपर। हाँ, ऐसी बात है सर, बुक्स में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। नहीं दिया है भैया, फीलिंग लाना यह हमारा काम है। अरे भैया, इसको अगर विस्कस फोर्स कितना होगा, अगर ये मूव करता है तो ये चीजों के ऊपर डिपेंड, उसकी शेप और साइज कैसी है। नंबर दो, वो कितने स्पीड से, जितना स्पीड से आगे बढ़ता है ना, उतने स्पीड से भैया उसका फ्रिक्शन, जो दो लेयरों के बीच में जो फ्रिक्शन रहता था, याद है ना आपको, उसका हमने विस्कस फोर्स बोला था वो। दूसरी बात कि ये लिक्विड कितना गाढ़ा है, कितनी विस्कोसिटी है। चलो, तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आज के लिए हम लोग देखने वाले हैं स्टोक लॉ। भैया, ये जो लॉ है ये स्पेसिफिक एक बॉडी के लिए है, दूसरी नहीं चलेगी। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे फ्लूइड में जो आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वाली है, तो वो डायग्राम देख लेना कि यहां पे देखो ये पूरा पानी है, ऐसे कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ठीक है, ठीक है, ये फ्लूइड है इसका, ओके, फ्लूइड है, ऐसा बह रहा है। और इसमें हमारा ये आगे पीछे कहीं पे भी फ्लो करो उसको, स्फीयर को, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे चाहते हो वैसे करो, या उन्होंने नीचे कर दिया बुक्स में तो टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, तो ये फ्लूइड है भैया, ठीक है। इस फ्लूइड में कोई स्पेरिकल बॉडी ली, क्या लिया है, स्पेरिकल बॉडी। भैया, हमने क्या देखा था, जो विस्कस फोर्स है, कौन सा विस्कस फोर्स, देखो, या विस्कस फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने क्या बोला था, शेप और साइज। मुझे बताओ, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर की शेप और साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस पे। सर क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर पे डिपेंड है। दूसरा, अगर एरिया निकालना है स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब सब कुछ चीजें किस पे डिपेंड है, इसकी शेप और साइज रेडियस पे है। इसलिए विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो स्मॉल स्पेरिकल बॉल है, स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ अ विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या भैया, ये रेडियस ऑफ स्फीयर। चलो, नंबर 1 पहली बात हो गई शेप और साइज की। चलो, मैंने जो बताया था आपको शेप एंड साइज का एक पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, क्लियर। दूसरे, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ स्फीयर। इसकी स्पीड कितनी है, जितनी ज्यादा स्पीड इतना विस्कस फोर्स, जितनी स्पीड इसकी बढ़ेगी भैया, इसकी स्पीड बढ़ गई तो फ्रिक्शन वाला फोर्स भी उसको तो नीचे पीछे खींच रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है जितने जोर से। और ये रेस्ट पे, तो ये बोलेगा अरे ये बहुत दौड़ रहा है, रोको इसको, रोको, रोकने की कोशिश करेगा ना। अरे वही तो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में, तो उसको खींचेगा खींचेगा खींचेगा, ऐसे पीछे खींचेगा। मतलब जितनी स्पीड बढ़ गई उतना विस्कस फोर्स ज्यादा इस स्फीयर के लिए। चलो, मतलब ये होगी भैया स्पीड के बारे में। देखो, मैंने स्पीड का पहले बता दिया, ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड है। विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज है, उसका गाढ़ापन कितना है, मतलब नेचर कैसा है, जिससे हम लोगों को समझ में आता है ईटा से कि वो चीज कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है ना, कितनी स्मूथ है, सभी चीज समझ में आती है। मतलब गाढ़ापन इसका कितना है, उसके ऊपर उसकी स्पीड डिपेंड रहने, उतना फ्रिक्शियस फोर्स डिपेंड रहने वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि चलो वाटर की विस्कोसिटी बताओ, कंपेयर करो हनी के साथ, तो क्या बोलेंगे आप लोग, जो हनी है
वो गाढ़ा है। क्यों? इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, समझे? और लिक्विड की विस्कोसिटी कम है। तो भैया विस्कस फोर्स उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। मतलब आप लोग बोलेंगे फ्लूइड का नेचर, हमने क्या लिखा था? फ्लूइड नेचर। नेचर कैसा है फ्लूइड का, उसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? नंबर 1, इसकी रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस, उससे इसका शेप और सही समझ में आएगा हम लोगों को, क्योंकि इसका एरिया और वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आर पे डिपेंड है। वो स्पीड जितनी बढ़ेगी उतना विस्कस फोर्स, जितना गाढ़ापन होगा किसमें? उस फ्लूइड में जितना गाढ़ापन, मतलब जैसे हनी लो या आप लोग लिक्विड वाटर ले लो, तो उससे समझ में आता है कि उसका गाढ़ापन कितना है। तो फ्लूइड का नेचर के ऊपर तो मैं सबको एक जगह पे लिख रहा हूं। देखो, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा वी आर, तीनों को एक जगह पे लिखा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है भैया, कोई टेंशन है? चलो, मुझे कांस्टेंट टर्म पता नहीं है, मैंने लिखा है के, कुछ भी लिख सकते हैं यार, के लिखा मैंने। तो ईटा वी आर ये मुझे फिलहाल में विद कांस्टेंट टर्म के साथ यहां पे फार्मूला मिला है। ये है भैया आपका रेडियस ऑफ स्फीयरिकल, बोले स्फीयर बोलो। उसके बाद में ये है बच्चों स्पीड है या वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बोलो, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और के इज कांस्टेंट है, और ये है भैया आपका विस्कस फोर्स। क्या ये? विस्कस फोर्स। अभी फार्मूला तैयार हुआ नहीं है, करके देने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला यार इसकी पावर क्या होगी? 1 2 3 कुछ पावर होगी, प्रोपोर्शनलिटी तो है, लेकिन कौन से पावर की प्रोपोर्शनलिटी है? तो उन्होंने कहा है आप यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से करो। किससे? यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब क्या भैया? हम लोगों ने 11th में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा। ये LHS इज इक्वल टू RHS करके इसके पावर कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, इसकी पावर क्या आ रही है। एक्चुअल में आपके बुक्स में इसको कोई सॉल्व करके दिया नहीं, मैं सॉल्व करके देने वाला हूं आप लोगों को। और के जो ये कांस्टेंट है, और इसका एक यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का यही एक ड्रॉबैक है भैया, क्यों? कांस्टेंट टर्म के यूनिट और डायमेंशन नहीं देता है, वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं बता पाता है। ठीक है, तो चलो भैया यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस करते हुए इसको खत्म करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं करके देने वाला हूं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपको पता है फोर्स, देखो भैया फोर्स और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन के डायमेंशन याद नहीं तो m1 l1 t-2 याद रखो। और एक होता है जूल एनर्जी का। तो ये दोनों भाई भाई है, मैं बहुत बार बोलता भैया कुछ नहीं, दोनों में क्या फर्क है समझ लेना, क्योंकि कांस्टेंट मतलब ये किसी साइंटिस्ट के नाम है, एक्चुअली इसका यूनिट अलग है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है न्यूटन का, लेकिन ये साइंटिस्ट ने भी इसलिए याद करा m1 l1 t-2, और इसका m1 l2 है, ओनली इतना ही चेंज है, बाकी सेम है। चलो बढ़ना आगे, हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन LHS इक्वल टू RHS, ये है देखो मेरे पास F इज इक्वल टू के ईटा वी आर। तो फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t-2, के को तो कोई लेना देना नहीं, रहने दो उसको। ईटा क्या होता है हमने पहले ही देखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या भूल गए भैया? विस्कोसिटी का इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसका होगा मीटर स्क्वायर, और इसका होगा पर सेकंड, इसलिए उल्टा भूल गए, कल ही यूनिट निकाल के दिया। फोर्स एरिया का मीटर स्क्वायर, और dv बाई dx का सेकंड है, dv बाई dx का वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो न्यूटन के डायमेंशन होते भैया m1 l1 t-2, ये t1 डिवाइडेड बाय लेंथ है इसलिए l2। आपको दिखाई तो दे रहे, नहीं तो मेरा लिखना चालू है, नहीं तो बस बोर्ड के बाहर। तो ईटा का मुझे डायमेंशन मिला है m1 l-1, समझे? ये l गया भैया ऊपर, तो 1 में से -2 ये -1, और ये t-1, 1 में से -2 ये -1। चलो तो इसका मिल रहा है m1 l-1 t-1। वेलोसिटी जानते हो भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और रेडियस होता है l1। और आपको पता है इसके पावर रखना पड़ता है A B C, जो भी XYZ जो भी रखना रख लो। चलो क्या हो रहा है? m1 l1 t-2। चलो इसके पावर है A B C, ठीक है ना? तो इसका हो रहा है भैया m का A, समझे? l का क्या हो रहा है? l का हो रहा है -A, देखो -A, ये l का +B,
और प्लस सी। बात समझ में आ रही है? देखो यल वन जा पावर का पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये यल बी, यल का पावर वन ही मतलब सी है, और टी के साथ ओनली माइनस ए प्लस बी, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो यम के पावर के साथ यम का पावर करो, यम के पावर है मेरे पास ए और ए की वैल्यू वन है। अरे यम का पावर इस यम के पावर के साथ कंपेयर करो, ए इज इक्वल टू वन मिला। चलो यल के लिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, दिखाई दे रहा आप लोगों को? माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इस यल का पावर इस यल के पावर के साथ कंपेयर। बचा है टी, टी का जो है भैया सिंपल सी बात है, टी का पावर है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू, कोई शक है? चलो ए की वैल्यू मुझे पता है, ए की वैल्यू पता है ना, तो क्या हो रहा है यहां पे मुझे माइनस ए प्लस बी, चलो इसकी पावर हो रही है टी का यहां पे माइनस ए प्लस बी, सही है। चलो तो ए की वैल्यू मैं पुटअप कर सकता हूं और ए को लेके गया इधर, तो बी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस ए, तो b इज इक्वल टू माइनस टू, ये वैल्यू वन है तो b की वैल्यू माइनस वन आ रही है। शायद मुझे लगता है कि यहां पे थोड़ी एक गलती हुई है, क्या है ये है, देखो क्यों, मीटर प्रति सेकंड, मीटर का यल ये माइनस है ना, डिवाइड है तो माइनस, तो यहां पे भी माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कर सकते हैं, a की वैल्यू माइनस वन है, माइनस बी माइनस टू, तो आपको माइनस वन प्लस टू, ये इधर जाने के बाद होगा प्लस, समझे? माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, देखो ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो b की वैल्यू वन मिल रही है, कोई शक है भैया? चलो a की मिली, b की मिली, आप c की वैल्यू निकालना है, डाल दो यहां पे c की वैल्यू के लिए, यहां पे माइनस वन, b की वैल्यू प्लस वन है, प्लस c इज इक्वल टू वन, तो माइनस प्लस तो गया, c इज इक्वल टू बी वन। तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया, यहां पे सिंपल सी बात है कि यहां पे हम लोग इसको कट करने जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को कट करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देंगे आप। चलो तो यहां पे आ रहा है मेरे पास विस्कस फोर्स, स्पेरिकल बॉल, जो भी स्पेरिकल जो भी चीज होगी, ठीक है ना, ड्रॉप हो सकता कुछ भी, तो के ईटा इसकी पावर वन, v की पावर भी वन, r की वन, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मतलब वही फार्मूला, ये यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से उन्होंने कुछ प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब एक डिसएडवांटेजेस है यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का, क्या है भैया? वो ये है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता है, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली किए गए, आपको करने की जरूरत नहीं भैया, उन्होंने कर लिया। तो यहां पे इसका कांस्टेंट के की वैल्यू लिखी है उन्होंने 6 पाई, तो 6 पाई ईटा आर वी जो भी है लिख देना। तो ये मुझे कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स है भैया, लेकिन किसके लिए? कोई गाढ़े चीज में अंदर, देखो बॉल कहां, अगर कोई यहां पे फ्लूइड कोई भी हो, इसके अंदर अगर बॉल रही या स्पीयर रहा, तब यहां वेलोसिटी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है यार, उसको क्या है, कैसे भी बहा लो, लेकिन वो लिक्विड के अंदर। इसके पहले जो विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी निकाली थी, हमने देखा था विस्कस फोर्स किसके अंदर का था, जो फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, या इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे हम, ये अलग चीज के लिए, दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा है, ये अंदर डाल दिया, देखो किसमें, पूरा टाकी पानी से भरी वाली है और उसमें बॉल डाल रही, समझ में आ रहा है, उसके अंदर बॉल डाला, तब हमने फ्रिक्शन, इसका जो विस्कस फोर्स है वो निकाला, इसके लिए फार्मूला 6 पाई ईटा आरबी। कंफ्यूज मत होना, ये सरफेस के बीच में, सरफेस के, है ना, बीच में का फोर्स है, ठीक है, और ये इनसाइड लिक्विड के अंदर का फोर्स है, समझे? ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला कंफ्यूज मत होना, ये इनसाइड द लिक्विड या फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, या इनसाइड द फ्लूइड बोलो, लिक्विड मत बोलो भैया, कंफ्यूज हो जाएगा। ये भी क्या है, इनसाइड द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर की बात, फिर वो एयर फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में ये चीजें हो चुकी है, इसके
मतलब हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं भैया, आप लोग नोट डाउन करें इसको अच्छी तरह से। इसके बाद में बच्चों हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी देखने वाले, ठीक है। इसके पहले एक और वेलोसिटी देखी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट जिस वेलोसिटी पे फ्लूइड होता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा था। आई विल रिपीट, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो आराम से स्टडी फ्लो हो रहा है पानी का या लिक्विड का, जो भी, या फ्लूइड का, और एक स्पीड ऐसी आती है कि उस स्पीड पे कन्वर्जन होता है स्ट्रीमलाइन टू या स्ट्रीम फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। उस स्पीड का, उस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट या स्ट्रीम फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो, जिस स्पीड पे होता है उस स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी दिया। ये वेलोसिटी अलग है भैया, टर्मिनल वेलोसिटी है। क्या नाम इसका? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, डिटेल में हम लोग वन बाय वन देखने वाले। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ, सबसे पहले कुछ सवाल है आपके लिए। पानी, जब बारिश आती है तो बारिश आती है, देखा होगा आपने, नीचे आती है, नीचे आती तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच रहा होगा और एक फोर्स ऑफ थ्रस्ट फोर्स लगती होगी, करेक्ट है। तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और इतने जोर से आना चाहिए। अगर आप पानी में भीगते होगे, बारिश में मजा ले रहे, तब वो बारिश अगर बूंद आके आपके माथे पे आके आप ना जो ब्रेन भी तोड़ सकती है क्या, क्योंकि स्पीड ज्यादा रहे तो हो सकता है भैया। पानी की भी देखो, बहुत ज्यादा स्पीड रहने दो तो हो सकता है बड़े बड़े ऐसे वाल तोड़ देती है, बड़े बड़े घर को गिरा देती है बाढ़ में। वैसे वो उसकी भी स्पीड है ना, बूंद छोटी है लेकिन भैया बहुत ऊपर से आ रही है ना, आ रही ऐसे जुम, या नीचे जमीन पे आने के बाद ऐसा खड्डा करना चाहिए उसने बहुत जोर का, लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया। तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता, डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा भैया। वीडियो को अंत तक देखना, शेयर करना आपका काम है। ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहता हूं। चलो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? सिंपल सी कहानी है टर्मिनल वेलोसिटी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता है नंबर 1 पॉइंट डी वाला है, अगर कोई स्पीयर हो, मतलब ड्रॉप पानी की ड्रॉप अपन पकड़ रहे, पानी की ड्रॉप अगर वो आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी तो आपका विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। एक ध्यान रखना भैया, ये कॉमन चीज है। स्पीड बढ़ेगी, देखो स्पीड बढ़ रही थी हमारा, तो ये विस्कस फोर्स बढ़ता था। कौन सा फोर्स? आगे लेयर, दो लेयर के बीच में जो मैंने विस्कोसिटी पढ़ा था, स्पीड बढ़ गई, विस्कस फोर्स बढ़ता है। ये ओनली फ्लूइड में होता है, सॉलिड में नहीं होता है ऐसा। सॉलिड में ऐसा होता नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो थी चीज वहां पे, दोनों अलग है। तो सबसे मेन आपके बुक्स के हिसाब से विस्कस फोर्स डायरेक्टेड अपवर्ड इन मैग्नेट, मतलब बताऊंगा कैसे कैसे होगा। नंबर 1, अब देखो यहां पे कंसीडर करेंगे कि यहां पे समझो हवा है, लिक्विड मानो या गैस मानो, जैसे कि पानी की बूंद आ रही है नीचे। नीचे क्यों आ रही भैया? एक फोर्स है ग्रेविटी का, जो कि हम लोग इसको mg मानते हैं। कोई शक है भैया? अरे ये पानी की बूंद है, ड्रॉप है पानी का, ऐसा मानो ये नीचे आ रहा है वेट से, जुम 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 जुम, समझे? जैसे नीचे आएगा वैसे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। कौन सी? अपथ्रस्ट। उसको बियॉन्ड फोर्स भी कहा जाता है। क्या बियॉन्ड सी फोर्स कहा था या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। ये एक फोर्स लग रहा है, उसको यू से दिखाया मैंने। बात समझे? बात समझ में आ रही है? जैसे कोई बारिश की बूंद नीचे आएगी, वेट के कारण नीचे आएगी, सही है। यहां पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसकी अगर स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? अब देखो यहां पे स्पीड बढ़ गई इसकी, F = mg। इसको g बेस इसलिए कि ग्रेविटी फोर्स है। फोर्स कौन सा है? ये फोर्स, और ये फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ये स्पीड बढ़ने से ये चेंज नहीं होता भैया, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 9.8, और m तो मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू है। मास कब चेंज होता है? अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड में किसी चीज की स्पीड चेंज होती है। भगवान कितने कर स्पीड, मतलब लाइट की स्पीड में अगर कोई चीज मूव हो तब उसकी मास से चेंज होती है, लेकिन यहां पे तो उतना स्पीड नहीं होता है हम लोग, है ना। मतलब ये थ्रस्ट फोर्स, बियॉन्ड फोर्स एंड ये फोर्स दोनों कांस्टेंट है। इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या बढ़ रहा है सर? स्पीड बढ़ रही है तो भैया मैंने बोला था आपको फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बोलो, विस्कस फोर्स बढ़ेगा।
बात समझ में आ रही है? तो भी इसको नीचे आएंगे तो और स्पीड बढ़ गई इसकी। अब देखो इसका नेट फोर्स निकालना है, इस चीज का अंदर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए एफ नेट बोलेंगे, समझे? ये फोर्स नीचे वाली ज्यादा है। अरे भैया कोई चीज नीचे क्यों जा रही है? ज्यादा फोर्स रही तो मैंने बोला चलो एक आदमी मुझे इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, मैं इधर जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? क्योंकि इधर खींचने वाला जो आदमी है ज्यादा फोर्स से खींच रहा है ना, मुझे इधर कम वाला खींचता होगा। भले दो फोर्स हो, अब थ्रस्ट फोर्स एंड विस्कस फोर्स हो तो भी ये फोर्स ज्यादा है, इसलिए नीचे आ रहा, नीचे आ रही चीज। अब देखो यहां पे अब थ्रस्ट फोर्स, ये फोर्स कांस्टेंट है भैया, और ये विस्कस फोर्स चेंज होगा। क्यों? स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ने से आपको कहा था कि विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। ऊपर एरो मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब भैया यहां पे ध्यान देना है कि माइनस करूंगा, माइनस। क्यों? ये दोनों फोर्स, अरे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये नीचे ऊपर, लेकिन इसका वेट ज्यादा, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा, इसलिए चीज नीचे आ रही है। इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ये दोनों क्यों सम कर रहा हूं, इसका सम क्यों हो रहा है पता है ना आप लोगों को? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अच्छा है, मतलब मुझे नेट फोर्स इस बूंद के ऊपर, इस ड्रॉप के ऊपर अगर करना है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। नहीं समझे सर, नेट फोर्स मुझे जीरो लाना है। किस पे? इस बूंद पे। क्यों? क्योंकि इसका अगर स्पीड बहुत ज्यादा रही तो नीचे आके किसी का सिर तोड़ देगा वो बूंद, इसकी स्पीड ज्यादा रही तो। और मैं तो चाहता हूं कि मेरा सिर ना फूटे, जो बारिश की बूंद आ रही है इससे मेरे ऊपर इफेक्ट ना हो। अच्छा, मतलब इसको मुझे नेट फोर्स को जीरो करना, इस बूंद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। इस लगेगा लेकिन कैंसिल होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो मुझे काम करना पड़ेगा, इनको और इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने से 10 - 10 0। मतलब भैया ये जो अपथ्रस्ट फोर्स एक जो लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है भैया वो तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओनली एंड ओनली मेरे पास एक ही चांस है इस चीज में कि इसको वैरी किया जाए। ये कांस्टेंट है भैया, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं? एडजस्ट इसको करना है बस, इस फोर्स को एडजस्ट करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि इसकी स्पीड बढ़ रही बढ़ रही, जैसे बढ़ेगी वैसे ये फोर्स बढ़ेगा, वैसे ये फोर्स बढ़ेगा। मतलब भैया कि यहां पे ऐसा हो सकता है कि एफ जी इज इक्वल टू 20 न्यूटन और एफ वी प्लस एफ यू ये 20 न्यूटन हो गया, खत्म किस्सा, बस जीरो हो जाएगी वैल्यू। अरे ये 20 - 20 जीरो। नेट फोर्स इस बूंद के ऊपर कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। मतलब यहां पे एक कंडीशन, स्पीड बढ़ा के, मतलब बढ़ा के हम नहीं बढ़ा रहे, वो नेचुरल बढ़ रही है ना, तो फ्रिक्शस फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मतलब बच्चों विस्कस फोर्स है दो लेयरों के बीच में। तो एयर और बूंद है ना यहां पे, ऐसा क्यों बोल रहे? चलो तो इसको करना पड़ेगा इसके इक्वल, ये कंडीशन आना चाहिए। मतलब देखो एफ जी और एफ वी प्लस एफ यू ये विस्कस फोर्स है, ये थ्रस्ट फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है? बियॉन्ड फोर्स। अगर ये इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब अब इस बूंद के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ना तो नीचे वाली है ना ऊपर लगने वाली जो अप थ्रस्ट फोर्स है, इसको यू कहा है। यू मतलब अप थ्रस्ट फोर्स है, और दूसरी एक लग रही है जो विस्कस फोर्स है। ये दोनों इक्वल हो गए। आप बोलेंगे सर फोर्स नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, लेकिन ये फोर्स इनका जो रिजल्टेंट है इस दोनों का, ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। फोर्स है, आप बोलेंगे सर फोर्स को गायब किया क्या? नहीं, फोर्स अभी भी जिंदा है लेकिन इक्वल फोर्स है। जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन से कोई बंदा इधर खींच रहा है 10, तो मैं कहां रहूं? यहीं। तो जो स्पीड होगी बूंद की, वही स्पीड से मेरी बूंद नीचे 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 खिसक रही है, नीचे आ रही है, और इसकी जो स्पीड होगी तब जीरो होगी। क्यों जीरो होगी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब ये नेट फोर्स जीरो मिल रही है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स लॉ सबको आता है ना। अब ये फोर्स जीरो है तो एफ इज इक्वल टू एम ए। मास तो कांस्टेंट है भैया, बूंद की जो मास होगी वो कांस्टेंट होगा ना मास। अरे 1 ग्राम 2 ग्राम की जो बूंद होगी वो कांस्टेंट है। क्या है फिर?
तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। भैया इस बूंद का एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या? 0 का मतलब इसकी जो स्पीड चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी। अरे स्पीड चेंज होना, स्पीड इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं ना। स्पीड को इंक्रीज होना या डिक्रीज, जैसे फैन ऑन करना है, स्पीड इंक्रीज हो रही, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड डिक्रीज होगी, निगेटिव एक्सेलरेशन, फैन को ऑफ किया तो। मतलब मुझे यह बताना है यहां पे इसका जो बूंद का जो एक्सेलरेशन है या पानी का जो ड्रॉप है भैया, इस ड्रॉप का एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। और ड्रॉप का एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है। इक्वेशन से समझ सकते हैं, लॉजिकली समझ सकते हो। F इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स 0 लग रही है। नेट फोर्स, मैंने फोर्स 0 नहीं बोला, फोर्स अभी भी एक्ट हो रही है लेकिन इक्वल हो रही है, नीचे वाली और ऊपर वाली। मतलब जो नीचे है, जो नीचे ग्रेविटी के कारण, और अपथ्रस्ट एंड दूसरी कौन सी, बियॉन्ड फोर्स, इक्वल है, इक्वल ये दोनों फोर्स, इसलिए कैंसिल आउट हो रही है। तो F नेट 0 मिल रहा है, मतलब F इज इक्वल टू एम है, मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, मतलब इसकी जो स्पीड है, किसकी, इस बूंद की, वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है। मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं और ना कम होगी। जो स्पीड से छोड़ा था क्लाउड ने, वही स्पीड से नीचे 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 आ रहा है। ये है भैया इसका कंसेप्ट, और आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। तो आपके पास पॉइंट ड्यूअल है, विस्कस फोर्स है ना, जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है ग्रेविटेशन, या उसको वेट कहा गया है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा पॉइंट जो है बियॉन्ड फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स कहा गया है। समझे, तीनों चीज समझ में आ रही है। बात पहली वेट है ना, कैसे वेट लग रहा है, देखो नीचे अप थ्रस्ट फोर्स, देखो ये अप थ्रस्ट फोर्स, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, ओनली विस्कस फोर्स चेंज होता है। और विस्कस फोर्स चेंज होने से सब कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है। F नेट 0 मिल रहा है, और F नेट 0 मिले मतलब F नेट इज इक्वल टू एम ए, F नेट 0 है तो M इज इक्वल टू ए। M क्या है, मास, किसकी, इस पानी की बूंद की मास है, वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, लेकिन एक्सेलरेशन अब 0 मिल रहा है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 0। ए 0 मतलब क्या है, उसकी जो स्पीड चेंज हो रही थी, नीचे आते थे स्पीड बढ़ रही थी, इसलिए फ्रिक्शन बढ़ रहा था। अब कुछ नहीं, आप सब कांस्टेंट है भैया। अब ये हमारी कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आएगी बूंद। ये नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। अब तो सिंपल सा आपको पता है कि डेरिवेशन जैसी चीज है, फार्मूला निकाल के दूंगा, लेकिन इसको नोट डाउन करें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे आपके लाइफ के लिए। नेक्स्ट भैया हम लोग कहां तक पहुंच गए, मतलब ये दोनों फोर्स इसके इक्वल हो। ये जो पानी के ऊपर, जो बूंद के ड्रॉप के ऊपर एयर है ना भैया, सब ये एयर भरे वाला है सराउंडिंग में, है ना, उसमें ड्रॉप डाल दिया। तो ड्रॉप डालने से हमने, मतलब ड्रॉप बोलेंगे वाटर की बूंद है, ये Fg है। ऊपर वाला जो है, जो आपका विस्कस फोर्स है, और अपथ्रस्ट फोर्स ये है, अपथ्रस्ट फोर्स। समझे, कोई टेंशन है, इक्वल होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो ही हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से हमारी ड्रॉप नहीं जाएगी और हमारा सिर नहीं फूटेगा। अच्छी बात है सर। चलो बता दो, हम लोग एक छोटे छोटे फार्मूले पे डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला पता है हम लोगों को, mg। बच्चों ये जो है, ये एयर में है, अरे फ्लूइड है ना एयर, तो इसकी डेंसिटी एयर की रो मानी हमने, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की डेंसिटी है। समझे, कोई टेंशन है। तो यहां पे आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पे मास की वैल्यू, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ ठीक है ना। और यहां पे हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, रो एज इट इज जी। ये हम लोगों को ग्रेविटी का एक फार्मूला मिला है, Fg इज इक्वल टू, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका फार्मूला मिला है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि जी के F इज इक्वल टू एम लिखते हैं ना हम लोग, और ए के जगह पे जी, क्योंकि जी के कारण ही इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मैंने बोला मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका भैया, जो ड्रॉप है, जो स्पीयर डाला था स्टुक लॉग में हमने पढ़ा था, 4/3 पाई r क्यूब, रो एज इट इज और जी एज इट इज। चलो ठीक है। उसके बाद में ये फार्मूला सबको पता है, अब भी निकाला भैया, 6 पाई ईटा आर वी, इसको भूलना मत। अभी हमने कोई फ्लूइड में एक स्पीयर को डाला, तब विस्कस फोर्स हम लोगों को 6 पाई ईटा आर वी, कौन सा लॉ, ये कौन सा है, भूल गए सर, स्टोक्स लॉ, ठीक है।
बचा है थ्रस्ट। अब थ्रस्ट फोर्स है, उसके लिए क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, सेम। अब थ्रस्ट फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ड्रॉप के ऊपर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। यहां पे रो की जगह पे सिग्मा जी। क्या है सर ये? सिग्मा, सिग्मा इस्तेमाल किया है। डेंसिटी के बस सिंबल है भैया, ये रो इस्तेमाल किया है, यहां पे सिग्मा किया है। बस दोनों के अंदर इतना ही फर्क है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता भैया, ठीक है ना। रो और ये क्या चीज है? देखो, रो ये नहीं क्या, डेंसिटी ऑफ स्पीयर की है, ठीक है ना। ये जो है ना डेंसिटी स्पीयर, ये जो दिख रहा है ड्रॉप, जो भी होगा आप लोग जो मानते हो। और ये जो है भैया, ये भी डेंसिटी ही है, डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग की, ठीक है ना। मतलब ये सराउंडिंग की है और ये स्पीयर की, बस इतना फर्क है। ये सिग्मा, 6 नहीं है, सिग्मा है। चलो वैल्यू पुट कर देते यार इसमें, मतलब टाइम नहीं जाएगा हमारा। तो एफ जी वर्ड में भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वर्डिंग में आपका फार्मूला लिखा हो तो पहला फार्मूला है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और विस्कस फोर्स का है 6 पाई ईटा आर वी, है ना। यही दिवाला है आपके पास फार्मूला, कोई टेंशन तो नहीं है। और वहां पे स्मॉल आर इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी बुक्स में, तो स्मॉल आर इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं भैया। आपकी बुक्स में स्मॉल आर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। स्मॉल आर, क्योंकि यहां पे भी स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही इस्तेमाल करो, ठीक है, बाद में दिक्कत ना आए। प्लस अब थ्रस्ट फोर्स कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। कोई शक है? बात समझ में आ रही है? ये ग्रेविटी का फोर्स है, ये आपका विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स समझते हो ना। और ये अपथ्रस्ट फोर्स है, ये किसका है? अपथ्रस्ट फोर्स। और ये सिग्मा किसका है? सराउंडिंग का है, ठीक है ना। चलो तो मैं इसको यहीं रखते हैं, 6 पाई ईटा आर वी। इनको इधर लाता हूं, समझ में आ रहा नहीं? यही है एक्चुअल में 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। इसको इधर ला लिया, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो 6 पाई ईटा आर वी हम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ टर्मिनल वेलोसिटी क्या, यही तो बताया नहीं बोलना सर। टर्मिनल वेलोसिटी ये है भैया, जब इसकी और इसका ये जो फोर्स इक्वल हो जाता है, जब हमारी स्पीड उस ड्रॉप की कांस्टेंट होती है, तब हम उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आई विल रिपीट, एफ जी के ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि एफ जी इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तब हमारी जो बूंद है पानी की, तो ये फोर्स, इसका रिजल्टेंट ले रहा हूं, ये फोर्स है एफ वी प्लस एफ यू। ये फोर्स एम जी के इक्वल होता है, इसलिए कैंसल आउट हो गया। तब इस ड्रॉप को जो स्पीड मिलती है, कौन सी मिलती है भैया? कांस्टेंट स्पीड मिलती है। उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कब भैया? जब ये हमारी पानी की ड्रॉप हो, है ना। ये जब हमारे कोई फ्लूइड में जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छी बात है सर। चलो अब बात समझ में आ गई। क्या निकाल सकते बाहर? ये बचा क्या? रो माइनस सिग्मा। समझ में आ रहा है? कॉमन 4/3 पाई आर क्यूब जी। बचा क्या है? रो माइनस सिग्मा। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। चलो मुझे v निकालना है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का सिंबल v होगा, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय v बाकी है, तो यहां पे 6 पाई ईटा आर है। चलो क्या क्या कैंसल आउट कर सकते हैं, मैं रेड पेन से जानबूझकर कर रहा हूं। पाई से पाई को मारवा दो, एक आर से एक आर मरवा दो, 2 बाकी है, ठीक है। और बाद में v इज इक्वल टू 4/18। समझ में आ रहा है? 6 3 18। बचा क्या है मेरे पास यहाँ पे? आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा। इसको मेरे ख्याल से 2 9, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा। दिस इज द
टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब इसकी जो टर्मिनल जो कांस्टेंट वेलोसिटी भैया लाने के लिए हम लोगों को इसका स्पीयर का रेडियस जो ले रहे हैं हम लोग ड्रॉप, उसका स्पीयर, और जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, उसकी डेंसिटी देखना पड़ेगी हम लोगों को। किसकी? स्पीयर की। ये किसकी? सराउंडिंग, एयर है, लिक्विड है, हनी है, हनी के अंदर भी फ्लूइड में जा सकती है ना, ये बूंद बूंद हवा में भी हो सकती है, फ्लूइड होना चाहिए भैया, कोई भी फ्लूइड हो, ठीक है ना, इसलिए डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कितना गाढ़ापन है, जितनी ज्यादा गाढ़ापन होगा उतनी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ध्यान होना बहुत जरूरी है, समझे? समझ में आ रहा है? ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दी वाली है। ओके, कोई शक है? समझ में आ रहा है? ये समझ में, पहले लॉजिक समझो कि ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भैया इस फोर्स से इस फोर्स को कैंसिल आउट करना पड़ रहा है अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रखना चाहते हो। क्योंकि इसका कांस्टेंट रखने का क्या रीजन है? क्योंकि हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी ही इस चीज को कहते हैं। जब इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, किसकी? पानी की बूंद कांस्टेंट हो, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कब हो सकती है? यहां पे आपका वेट, अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स, ये सभी की कहानी इसकी इक्वल करना पड़ेगा, ऐसे ये इसके इक्वल, तब ये होगा, और तब टर्मिनल वेलोसिटी इतनी होती है। कोई शक है? दिखाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये होगा हमारा पूरा टॉपिक कवर। क्या क्या किया? क्या आज हमने स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी पकड़े। इसके बाद में बच्चों हम लोग इसके न्यूमेरिकल बाद में लेने वाले, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल अभी से ले लूंगा, टेंशन मत लेना, पहले सिलेबस कवर करने तो जितना होगा उतना। वैसे तो एमसीक्यूज ये मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि पहले मैंने सर पे टेंशन लिया था, सर पे टेंशन के सभी एमसीक्यूज मैंने और साथ में न्यूमेरिकल करवा दिया, वैसे इसके भी करवा दूंगा। तो चलो बच्चों पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।